तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है टेस्ट नंबर 9 इंडियन इकोनॉमी का, और इसी के साथ एक टेस्ट और होगा, टेस्ट नंबर 10। इसी के साथ जो है क्या होगा, टेस्ट नंबर 2 पूरा हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट नंबर 3 चलेगा, और ये टेस्ट नंबर 2 जब पूरा होगा तो जैसा कि पहले होता आया है, इसकी सेपरेट इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग जो है आपको एनालिसिस के साथ, क्वेश्चन के साथ पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें, टेस्ट को शुरुआत करने से पहले हमारी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप टेस्ट पर पूरा 20 क्वेश्चन ही है, आधे घंटे का वीडियो होता है लगभग, तो 1.25 पे करके देख लीजिए अगर आपको आता है, लेकिन टेस्ट को पूरा देखिए, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। हमने जो मेहनत करनी थी हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके साथ जब कंप्लीट टेस्ट चालू होगा 100 क्वेश्चन का सेक्शनल ख़त्म होने के बाद, तो भी हम मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आप लोगों को टेस्ट अच्छा लग रहा, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि टेस्ट देने में बोरियत तो होती ही है, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट तो आपको देना ही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत हो। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए अपडेट के लिए, क्योंकि आपके हिसाब से, आपकी रुचियों को समझकर, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, तो उसी अनुसार आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एक बात जान लीजिए कि टेस्ट उतना ही ज़रूरी है जितना आपका रिवीजन। तो आज है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, पीएम आदर्श योजना अनुसूचित जाति के 50% से अधिक आबादी वाले गाँवों पर पूरा लागू है। सृजन पोर्टल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है, यानी बढ़ाना है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। अगर बात करें, पीएम आदर्श ग्राम योजना की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत लागू की गई है पीएम आदर्श योजना, ठीक है। इसमें जो एससी कॉस्ट है उसकी 50% से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उन पर केंद्रित है। एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किया जाता है यदि वह 3 सूचीबद्ध लक्ष्य से, जैसे वयस्क, साक्षरता, टीकाकरण, बाल विवाह के कोई उदाहरण आदि को पूरा नहीं करता। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी जो सृजन पोर्टल है इसका उद्देश्य रक्षा संबंधी उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना है। इसमें आयात किए जाने वाले सभी रक्षा उत्पादों की सूची, इसलिए यह रक्षा संबंधी वस्तुओं का एक प्रारूप प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसमें सिर्फ केवल ए ऑप्शन सही है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्नलिखित निकायों, कार्यालयों, संगठनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से संगठन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में है। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसमें देखेंगे तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग एक ये, और इसके साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक ये दोनों जो है संगठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेटा सुरक्षा काउंसिल वो है सुरक्षा की रक्षा उद्देश्य से नेस्कॉम गठित द्वारा एक गैर लाभकारी संगठन है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 63 में क्या पूछा है। 63 में पूछा है 1991 के भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से थे। सही उत्तर आपको बताना है जो 1991 का रिफॉर्म हुआ था। ऑप्शन 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रत्न का दर्जा प्रदान करना। ऑप्शन 2, भारी उद्योगों पर ध्यान देना। ऑप्शन 3, सभी उद्योगों को कोटा समाप्त करना। ऑप्शन 4, विमानन एवं दूरसंचार में निजी क्षेत्र की अनुमति देना। ऑप्शन 5, राष्ट्रीयकरण की प्रथा का अंत करना। तो आपको बताना है इन पांचों में से कौन से ऑप्शन सही हैं जो 1991 के रिफॉर्म के अंतर्गत के परिणाम स्वरूप थे। तो इसमें देखेंगे जो रिफॉर्म हुआ था
उसमें एक तो ये तो शामिल था केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यमों को रत्न का दर्जा प्रदान किया जाना, ठीक है। इसके अलावा विमानन दूरसंचार निजी क्षेत्र की अनुमति देना, ठीक है। इसके अलावा बांध के राष्ट्रीयकरण की प्रथा का अंत करना, ये सभी शामिल थे। यानी इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में आपको बताना है सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अनुकूलन विनिर्माण तकनीक है, यानी फेवरेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का बात कर रहा है। कौन सा उत्तर इसमें सही है? ऑप्शन ए किसी उत्पाद के जीवन काल को बढ़ाना, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अल्प अवधि के लिए किराए पर लेना, ऑप्शन 3 सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव, ऑप्शन 4 पारस्परिक रूप से संगत उद्देश्यों के लिए एक व्यापार मंच साझा करना। तो आपको बताना है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से यानी 4 में से कौन सी अनुकूल विनिर्माण तकनीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है। तो इसमें देखेंगे ये चारों ही बातें जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1 भारत दुनिया के उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जिनमें नई फर्मों का अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया गया है। ऑप्शन एक जिले में फर्मों के पंजीकरण में प्रत्येक 10% की वृद्धि के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.8% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि रिगार्डिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया के बारे में ये दोनों में से कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में विश्व में आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक जो है नई फर्में पंजीकृत की गई है। इसके बाद ब्राज़ील और भारत का स्थान है। इसलिए भारत उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जिन्होंने ऐसी फर्मों का अधिकतम पंजीकरण किया। ये बात जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है। यानी अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अनुसार भारत में बनाई गई अधिकतम नई फर्में सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जिसके बाद विनिर्माण और बुनियाद ढांचा का स्थान है और यह स्थानीय क्षेत्रों में नई फर्मों की स्थापना के महत्व को इंगित करता है। सर्वेक्षण के अनुसार फर्मों का पंजीकरण में 10% की वृद्धि के लिए जिला घरेलू पूंजी में 1.8% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? पेटेंट की सदाबहार अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? यानी जो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स के बारे में ऑप्शन एक ए है भारतीय पेटेंट अधिनियम धारक द्वारा रॉयल्टी प्राप्त करने के बाद एवरग्रीनिंग यानी सदाबहारता यानी बार बार रॉयल्टी लेने से छूट प्रदान करता है। ऑप्शन बी या एक नया पेटेंट प्राप्त करने के लिए मूल्य उत्पादन प्रक्रिया में किया गया मामूली परिवर्तन है। ऑप्शन सी पेटेंट संरक्षण अधिकारों को क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर और एक निश्चित अवधि के लिए मान्यता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सदाबहार के निषेध से लोगों के जीवन की रक्षक दवाओं की लागत कम होने की संभावना है। यानी इसमें पूछा है जो पेटेंट की जो बार बार जो है रॉयल्टी देनी पड़ती थी, यानी पेटेंट जो एवरग्रीनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो इसमें बताना है आपको, अगर आपको बताएं पेटेंट समिति की अवधि के लिए दिया जाता है सॉरी यह एक ऐसा अधिकार है जिससे देश के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर मान्यता प्राप्त होती है। पेटेंट अवधि समाप्त के बाद इसे साझा किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। पेटेंट की सदाबहारीकरण यानी एवरग्रीनिंग एक अभ्यास है जिसमें
पेटेंट धारक पेटेंट के फार्मूले में मामूली बदलाव करता है और उत्पाद के लिए एक नया पेटेंट चाहता है, जिससे पेटेंट की सदाबारता पैदा हो। जैसे आप पैरासीटामॉल देख रहे हैं, पैरासीटामॉल तो पहले बना होगा, पैरासीटामॉल एक है गोल, ठीक है, टैबलेट है, पहले बना होगा, उसके बाद जब वो क्या हुआ, उसकी पेटेंट जो है समाप्त हो गई, तो उसको अलग अलग कंपनियों ने सेम फार्मूले में थोड़ा बहुत बदलाव करके अपना जो है वो दवा बना ली। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त विकल्प जो है ये ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 बात करें तो कोड ऑन वेजेस 2019 की बात कर रहे हैं, वेतन संहिता 2019 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, यह नियोक्ताओं की अनुपस्थित दंड आज जैसे कुछ स्थितियों में श्रमिकों के वेतन में कटौती करने का अधिकार देता है। ऑप्शन दो, मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ये जो है बातें सही है, नियोक्ता अनुपस्थित दंड और आज जैसे कुछ स्थितियों में श्रमिकों को वेतन कटौती का अधिकार देता है। यानी केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी से अधिक या बराबर रखना होता है। कोड कर्मचारी के वेतन में कटौती अनुपस्थित के कारण किसी ऋण और अग्रिम आदि के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है। एक समिति गठन की गई थी, अनूप सतपथी समिति को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था और न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में एक पद्धति का सुझाव दिया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, 68 में क्या है, देश के परिवहन बुनियादी ढांचे के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, सड़क परिवहन क्षेत्र द्वारा समग्र सकल घरेलू मूल्यवर्धन का एक बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन दो, भारत में दुनिया भर के सड़कों का सबसे छोटा नेटवर्क ग्रामीण शहरी और राष्ट्रीय और राजमार्ग में सहित है। ऑप्शन तीन, भारत लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री से होता है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो जो सकल मूल्यवर्धन में परिवहन का हिस्सा लगभग 4.6% है, जबकि सड़कों का हिस्सा लगभग 6.7% है। इसलिए सड़क परिवहन दूसरों के बीच परिवहन का सबसे पसंदीदा साधन था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक जो है सही। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है गलत है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बाद सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में ग्रामीण और शहरी, राष्ट्रीय और राजमार्ग को मिलाकर सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग, अगर अभी बाकी जो मेरे पास आंकड़ा है 63.86 लाख किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन दो गलत। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है सही है। तो इस प्रकार इसमें एक और तीन जो है सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, इस नीति के एक भाग के रूप में सार्वभौमिक पेटेंट नीति का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन दो, नीति मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और निर्यात के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 पेश की गई। यह 5G इंटरनेट ऑफ थिंग अन्य उच्च प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन कर लाभ और अनुसंधान विकास प्रदान करना चाहता है, ठीक है। यह एक सार्वभौमिक पेटेंट फंड बनाने पर भी प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन एक सही, ऑप्शन दो भी सही है। यानी 2025 तक हासिल किए जाने वाले स्पष्ट लक्ष्य, इनमें से 1 करोड़ रोजगार सृजित करने और 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन सेट बनाने और उनमें 60% निर्यात करने का प्रयास है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो है सुमेली थे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कारक भारत के लिए नेटवर्क उत्पादों के लिए वैश्विक असेंबली श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करने की संभावना रखते हैं। ऑप्शन एक, अमीर देशों को तैयार
और संकलित माल यानी असेंबल्ड गुड्स का निर्यात करना। ऑप्शन 2 देशों के बीच संरक्षणवादी नीतियों में उछाल। ऑप्शन 3 जनसांख्यिकीय लाभांश का अभाव। ऑप्शन 4 राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन 5 बेहतर परिवहन और संचार की अवसंरचना। तो आपको बताना है उपरोक्त में से जो 5 कथन दिए गए हैं भारत के लिए नेटवर्क उत्पादों के लिए वैश्विक असेंबली श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करने की संभावना रखते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन देशों के बीच संरक्षणवादी नीतियों में उछाल, ये जो है इसमें बाधा पैदा करते हैं। इसके वाला एक सेकंड रुक जाइए, यानी अमीर देशों को तैयार यानी असेंबल निर्यात जो होता है ये बाधा पैदा करते हैं। इसके अलावा जनसांख्यिकीय लाभांश का अभाव ये भी बाधा पैदा कर सकते हैं, और राजनीतिक अस्थिरता, ये 3 ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं वैश्विक ग्लोबल श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए जो है बाधा पैदा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट निर्माण मॉडल में अनुबंध की समाप्ति तक यानी कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तक स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास रहती है। ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्ड लीज ट्रांसफर और टोल ऑपरेट ट्रांसफर के बीच अंतर यह है कि प्रथम वाले में सरकार को निजी ऑपरेटर द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस शामिल है। ऑप्शन 3 हाइब्रिड वार्षिक मॉडल में निजी और सार्वजनिक खिलाड़ी बारी बारी से परियोजना का संचालन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल कुछ टाइप के होते हैं, उसमें एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के बारे में, दूसरा बिल्ड लीज ट्रांसफर और टोल ऑपरेट ट्रांसफर, तीसरा हाइब्रिड वार्षिक ट्रांसफर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें कथन दिए गए। आपको बताना कौन सा कथन इसमें से गलत है। अगर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT की बात करें तो एक प्रकार का सार्वजनिक निजी मॉडल है जिसमें निजी खिलाड़ी यानी प्राइवेट प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तक बुनियादी ढांचा परियोजना का मालिक है, और प्राइवेट प्लेयर एक निश्चित अवधि के लिए भवन और का संचालन के जिम्मेदार होता है और फिर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के यानी गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर देता है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल में जो एक तरह का गैर PP मॉडल है, वह निजी भागीदारी केवल निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है और वहाँ इसका मालिक कभी भी नहीं हो सकता, सरकार हर समय इस परियोजना का मालिक होती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 जहाँ जहाँ हो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 1 इसमें है, ऑप्शन 1 इसमें, ऑप्शन 1 इसमें है, यानी बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी, एक सेकंड रुक जाइए, तो इसमें सबसे पहले गलत पूछा है ना, यानी ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। गलत क्यों है? तो बिल्ड लीज ट्रांसफर यानी BLT और टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT आमतौर पर ब्राउन फील्ड परियोजनाओं से जुड़े होते हैं। यानी ग्रीन फील्ड परियोजना ये होती है जैसे कोई मान लीजिए नई सड़क बन रही है, पहले उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो ग्रीन फील्ड परियोजना के अंतर्गत आई, और वही सड़क बनी है उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना और उस पर कोई कुछ बनना है इंफ्रास्ट्रक्चर तरह, तो वो ब्राउन फील्ड परियोजना के अंतर्गत आई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पहले मामले में सरकार क्या होता है, यानी बिल्ड जो BLT होता है उसमें क्या होता है, सरकार निजी खिलाड़ी को अपना संचालन करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए परियोजना के पट्टे पर देती है, जबकि TOT यानी टोल ऑपरेटर ट्रांसफर होता है, निजी खिलाड़ी कुछ समय के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए सरकार को एक अग्रिम शुल्क भुगतान करता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल में PP यानी PPP और गैर PPP दोनों विशेषताओं को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा गलत है, यानी 1 2 3 तीनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में क्या पूछा है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 भारत के 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा समग्र विमानन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनने की उम्मीद है। ऑप्शन 2 बंदरगाहों पर जहाज़ों का औसत प्रतिवर्तन समय 2011 के स्तर पर लगभग आधा हो गया। ऑप्शन 3 वायरलेस टेलीफोन में उल्लेखनीय प्रभुत्व
ने लैंडलाइन टेलीफोन की हिस्सेदारी 2% से भी कम कर दी है। तो इसमें देखेंगे, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो भारत के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन दोनों 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने के तैयार है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। ये बात तो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी बंदरगाह और शिपिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ, क्योंकि भारत का 95% से अधिक जो है वह विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। जहाज़ों का परिवर्तन समय 2015 में लगभग 126.96 घंटे से घटकर 2011 में लगभग 161.75 घंटे हो गया है। 2015 का ये समय है, 2011 में इतना लगता था। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन 2 भी सही, ऑप्शन 3 भी सही है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो वायरलेस दूरसंचार से लैंडलाइन कनेक्शन ग्राहकों का आधार का आधा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है, भारत में दूरसंचार संचालन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, वर्तमान प्रणाली संचालन में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया प्रदान की जाती है। ऑप्शन 2, समायोजित सकल राजस्व निजी ऑपरेटरों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला वार्षिक शुल्क है। तो पहले पाओ के आधार पर लिंक्ड स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस आवंटित करने की पूर्व सिस्टम के विपरीत वर्तमान में क्या है, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम प्राप्त करना अलग अलग आवेदन करना है। स्पेक्ट्रम का आवंटन दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से अलग अलग किया जाता था। पहले क्या होता था, पहले पाओ था, अब जो है बदल गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस प्राप्त करने और शुल्क रूप में सरकार का सालाना अपने समायोजित सकल घरेलू राजस्व का एक निश्चित शुल्क भुगतान करना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है, भारत में विनिर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कौन शामिल है। पर्यावरण के दृष्टि से सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां। चौथा है जीडीपी के में विनिर्माण हिस्सेदारी की 10% से वृद्धि। तो इसमें देखेंगे, इसमें चारों ही शामिल हैं भारत विनिर्माण के संबंध में, सुधार के संबंध में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, औद्योगिक क्रांति 1.0 भाप इंजन संबंधित है, औद्योगिक क्रांति 2.0 गैस और तेल से, औद्योगिक क्रांति 3.0 यानी कंबस्टन इंजन से, औद्योगिक क्रांति 4 किससे संबंधित, ऑटोमोशन और रोबोटिक्स से। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे औद्योगिक क्रांति जो 1 है यानी 1.0 वो मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र में शुरू हुई थी, ठीक है, जब उत्पादन प्रक्रियाओं को भाप इंजन के आविष्कार के साथ यांत्रिकृत किया गया था। इसने कृषि विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव चिन्हित किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सुमेलित है। औद्योगिक क्रांति 2.0 बिजली गैस तेल के आविष्कार के साथ शुरू हुई थी। इसने दहन इंजन चलाने में मदद की थी, यानी गैस और ऑयल। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें दूसरा भी सही है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति 3 जो है यानी 3.0 का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी के विकास से है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति 4 जो है यह अंतिम डिजिटलीकरण से निपटना और डेटा के कच्चे माल के रूप में बनाए रखना, या आभासी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का निर्माण जो भौतिक दुनिया के प्रेरक है, यानी बिग डेटा,
इंटरनेट ऑफ थिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग आदि प्रौद्योगिकी इसकी शक्ति है। इस प्रकार ये भी सुमेलित नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा है? इसने पूछा है इंश्योरेंस सेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। ऑप्शन 2, वर्तमान में बीमा दलालों में 100% एफडीआई की अनुमति है। ऑप्शन 3, 70% से अधिक बीमा बाजार एलआईसी में का दबदबा है। तो अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो भारत सरकार द्वारा, एक सेकंड, ऑप्शन ए की बात करें तो 1972 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। 2000 में क्या हुआ? बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 पारित होने के बाद निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। तो ऑप्शन एक जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी वर्तमान में बीमा दलालों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है, यानी एलआईसी एक सार्वजनिक उपक्रम का प्रभुत्व है, या जीवन बीमा यानी एलआईसी इस लाइफ इंश्योरेंस का अधिकतम योगदान 75% है। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा है? कोविड महामारी के बीच यह माना जाता है कि आत्मनिर्भर भारत समय की मांग है, और निम्नलिखित में से कौन भारत का आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा? कौन सा उत्तर सही है? सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश, व्यापार करने में आसानी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी। ऑप्शन 4, नेटवर्क उत्पाद। ऑप्शन 5, बढ़ता विदेशी निवेश। तो इसमें देखेंगे, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये भी इसमें सहायता करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ये भी आसान करेगा आत्मनिर्भर बनने में। और जो एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ये भी सहायता करेगा। नेटवर्क प्रोडक्ट्स तो ये भी सहायता करेगा, और इंक्रीजिंग एफडीआई जो है ये भी सहायता करेगा। कुल मिलाकर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है? 78 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन 1, बीमा निवेश और बीमा घनत्व को क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद जनसंख्या के साथ प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन 2, जीवन बीमा के लिए भारत में निवेश और घनत्व अन्य बीमा उत्पादों की तुलना में लगभग 3 गुना है। तो बीमा निवेश को देश के सकल घरेलू उत्पाद और बीमा प्रीमियम को प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, जबकि बीमा घनत्व कुल जनसंख्या के बीमा प्रीमियम अनुपात के रूप में मापा जाता है। ये बात तो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, जीवन बीमा उत्पादों के लिए बीमा निवेश गैर जीवन उत्पादों के लिए लगभग 0.94% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 2.82% था। दूसरी ओर जब जीवन बीमा उत्पाद के लिए बीमा घनत्व जो था 58 अमेरिकी डॉलर था, जबकि गैर जीवन बीमा उत्पादों के लिए 19 अमेरिकी डॉलर था। इसलिए जीवन बीमा उत्पादों के लिए प्रीमियम और निवेश दोनों गैर जीवन बीमा की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। यानी इसमें ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जैसा कि वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा सुझाया गया? ऑप्शन 1, स्वचालन को बढ़ावा देना, जहां सभी उपकरणों को एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा और उपयोगकर्ताओं को केवल उन्हें चलाने की जरूरत है। ऑप्शन बी, सरकार बुनियादी ढांचा और नीतिगत सहायता मुहैया कराएगी, जबकि निजी कंपनियों को सिर्फ कारोबार शुरू करने की जरूरत है। ऑप्शन सी, निजी कंपनियों को अपनी उन्नत तकनीक विशेषज्ञता के साथ मौजूद सार्वजनिक उपक्रमों को एकीकृत करने की अनुमति देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश। ऑप्शन डी, निजी क्षेत्रों को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करने, वितरण और कार्यान्वयन के साथ एकीकृत करने की अनुमति देना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा भारत के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन है, यह आपको बताना है। तो 2020 में इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सत्र में प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमांड एंड कंट्रोल से प्लग एंड प्ले मॉडल में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो इसमें जो है सरकार का काम बुनियादी ढांचा और नीतिगत सहायता मुहैया कराएगी, जबकि निजी कंपनियां सिर्फ कारोबार शुरू करने की जरूरत है। इस प्रकार ये जो है ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें
तो इसमें पूछा है भारत में स्टार्टअप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन एक, वे एक दशक से भी कम पुरानी इकाइयां हैं जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रुपए से कम होता है। वे आरबीआई की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार मानदंडों में शामिल होते हैं। ऑप्शन तीन सॉरी, वे अपनी स्थापना के 10 वर्ष पहले या बाद में लगातार 30 वर्षों के लिए अवकाश के पात्र होते हैं। तो आपको बताना है भारत में स्टार्टअप के संबंध में नीचे के दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अनुसार एक स्टार्टअप एक ऐसी इकाई होती है जिसे एक दशक के भीतर संविष्ट किया जाता है या 10 साल से कम समय के लिए संचालन में होती है। ऐसी इकाई का इसकी स्थापना के किसी भी वित्तीय वर्ष में सालाना कारोबार 100 करोड़ होता है। इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी आरबीआई के जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के मानदंडों के आधार पर शामिल होते हैं। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी स्टार्टअप अपनी स्थापना के से 10 वर्षों से लगातार 3 वित्तीय वर्षों का अवधि के लिए अवकाश पात्र होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें एक और दो सही, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है टेस्ट नंबर 9 पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग जो है टेस्ट को कोशिश करिए कि पूरा देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक अपना आप लोग ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास जल्द ही अपडेट होने वाली है। इन्वायरमेंट की थोड़ा सा उसमें मैटर ज़्यादा है, इसलिए बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।